जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे किसान प्रोटेस्ट के खिलाफ मोदी सरकार क्या लोकतंत्र कुचल देने की प्रयास में लग चुकी है। यहाँ आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि आखिर इनकी मांग क्या है, क्यों ये लोग ऐसा प्रोटेस्ट करने को दिल्ली मार्च आंदोलन पे लग चुके हैं। यहाँ समझने वाली बात खास ये भी होगा कि एमएसपी को लेकर ये लोग कानून क्यों चाहते हैं। क्या वर्षों से राजनीतिक वोट बैंक बनाने की मुद्दा बन चुका है किसान, या 2024 लोकसभा चुनाव काफी निकट होने का भी असर है। यही वजह से इन दिनों ऐसा कुछ प्रोटेस्ट मिल रही है क्या, देखने को ये भी एक जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त खास बात ये कि जिस एमएसपी को लेकर खास मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये भारत के अलग राज्यों में रह रहे किसानों को भी फायदा होगा, या फिर गिने चुने कुछ एक दो राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वहीं के किसान ऐसे षड्यंत्र रच के क्या आंदोलन शुरुआत तो नहीं करती है। तो ये कई प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन आपको ये अभी तक पता चल गया होगा, बीते कुछ ही दिन पहले यानी 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान जुटे, जहां पे हरियाणा पंजाब अतिरिक्त किसान संगठनों की भी एक तरह से समूह इसमें शामिल रही और ये लोग दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे विषय में पिछले बार की तुलना इस बार के आंदोलन में काफ़ी गहरा असर होगा बीजेपी सरकार पे। क्या होगा, क्योंकि इस बार मांग की संख्या बढ़ चुकी है। वहीं पे जो आकलन लगाया जा रहा था कि इन्हें रोका जाएगा, ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि धुआं धुआं कर दिया गया, इन्हें टॉर्चर भी की जा रही है। कई सारे बुद्धिजीवों का सूत्रों के हवाले जो किसान के चाहते हैं उन लोगों का कहना है कि भाई साहब ये लोकतंत्र कुचलने की प्रयास है सरकार की। तो ये कितना हद तक सच है मैं इसके ऊपर क्लेम नहीं करता, आप अपने विचार दे सकते हो। हम इस वीडियो में खास पॉइंट में से एक पॉइंट समझेंगे, वो होगा एमएसपी कानून आखिर ये लोग क्यों लाना चाहते हैं, ये कब से है और क्यों लाया गया था, कब इन्हें रद्द कर देना चाहिए था, क्या ये किसानों के लिए फायदा होगा, भारत के कितने किसानों को फायदा होगा, कितने प्रतिशत मिलते हैं। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बाकी पॉइंट के ऊपर आप कभी हल्के में समझ लेना, क्योंकि ये नीचे वाले उतना खास नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल की इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता नजर आ रहा है, इन लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। खास बात समझने वाली बात यह होगा कि एमएसपी को लेकर आज नहीं बल्कि वर्षों पहले से राजनीतिक षड्यंत्र कई वर्षों से चले आ रहे हैं। क्योंकि खास बात यह भी होता है ना कि अगर भारतवासियों को अगर देखो तो 142 करोड़ देशवासियों में ज़्यादातर भाई साहब हमारे देश के किसान ही हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग निर्भर तो करेंगे ही, क्योंकि जय जवान जय किसान आपको आदि होगा। लेकिन 2024 चुनाव काफ़ी निकट आ चुका है, ऐसे में विपक्ष के लिए इससे बड़ा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता है भाई साहब मुद्दा को हाईलाइट करने में, और ऐसे में विपक्ष कभी भी नहीं चाहेगी कि इन मुद्दे को छोड़ें। यही वजह है कि किसान प्रोटेस्ट लंबा दिन तक अगर चलेगा तो इस पर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक रोटी भी सेकने की प्रयास की जाएगी। आगे हम आते हैं मेन पॉइंट पे। आज अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आप किस देश से आते हो जहाँ पे अनाज के लिए लड़ाई होता है क्या, तो आप हंस पड़ोगे कि भाई साहब क्या ही बोल रहे हो यार, हम तो वो देश हैं जहाँ पे किसान प्रधान देश तो होता ही है, लेकिन हम वर्षों से रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था 1964 और 65 के बीच, जब हमारे पूर्वज अकाल से जूझ रहे थे। उन दिनों की सरकार काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में थी, यहाँ तक कि उन दिनों ये भी देखने को मिला था कि पाक जैसा देश भी हमारे देश से युद्ध कर रहे थे, अमेरिका जैसे देश उनका साथ दे रहे थे। कहीं ना कहीं चारों ओर से हम लोग घिराव में आ चुके थे, भारत देश काफ़ी उन दिनों पीड़ा सामना कर रही थी। ऐसे में क्या होता है कि 1965 में ही जय जवान जय किसान का नारा दी जाती है। ये एक वो नारा था जो कि पूरे भारत में गूंज रहा था, और तभी सौभाग्य से बोलूँगा मैं, इस वैज्ञानिक का नाम बताया जा रहा है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। इन्हीं के ओर से क्या कहा गया कि भाई साहब पंजाब हरियाणा यूपी इन तीनों राज्यों को लेके हरित क्रांति शुरू की जाए, ऐसा सरकार के पास पेश की गई। तब जाके क्या होता है कि ये मुद्दा काफ़ी वायरल की स्थिति में आता है उन दिनों, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर इसे और तेजी गति देने के लिए जब कांग्रेस की दिग्गज नेता माने जाने वाली इंदिरा गांधी की सरकार जब हुआ करती थी, तब 1966 से 67 के बीच में एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी किसी भी अनाज का एक तय रकम कर दिया जाता है, ताकि लोगों को ये डर ना रहे कि वो अगर अनाज उगा लेते हैं तो वो कहाँ बेचेंगे और कितने रकम में बेचेंगे। ये तब शुरू हुआ था, ठीक है। ये एक खास बात होता है, और इसका असर ये था कि भाई साहब हम जिन अकाल से जूझ रहे थे उससे बाहर निकलने के लिए ही एमएसपी को लाया गया था। ये खास पॉइंट याद रखिएगा, ताकि आगे सब्जेक्ट में आप बेहतर तरीका से समझ पाओगे। तो इंदिरा गांधी ने ये किया जो उन दिनों के किसानों में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन का काम कर ही दिया। ये इतना भव्य प्रोत्साहन बना कि आगे 1980 आते आते भाई साहब जो देश अमेरिका जैसे देशों से कुछ चीज़ लेने के लिए तरसता था या फिर उनके ऊपर एक तरह से भरोसा रखता था, उम्मीद रखता था, ठीक है, वही देश दूसरे देशों को सप्लाई करने लगा था चावल गेहूं इत्यादि।
ठीक है। तो ये हालात है। आज अगर भारत के मैं बात करूं चावल के मामले में, तो बेटा विश्व के टॉप देशों में से एक भारत होता है इन चीज़ों में। तो अनाज के मामले में हम लोग किसान प्रधान देश थे और हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे देश के ही किसान कुछ लोग दुखी हो चुके हैं इन दिनों। तो ये भी समझने वाली बात होगा कि इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है। देखो, एमएसपी जब किया जाता है ना किसी भी अनाज को, तो ये किसान के डर को मिटाने के लिए की जाती है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये होगा, सरकार जब भी किसी भी अनाज के ऊपर एमएसपी तय करती है, तब क्या होता है कि उस अनाज को सरकार ही खरीदेगी ऐसा कोई दावा ठोक के नहीं कहती है। ठीक है। लेकिन किसान को क्योंकि जल्दी बेचना होता है, तो ये लोग मंडी में जाते हैं और जाके बेच आते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से एक रकम तय कर दी जाती है। जैसे मान लो 20 रुपये किसी का रकम कर दिया गया, तो वो 20 रुपये से अधिक में ही बेचेगा। और अगर वहाँ बिक्री नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि एफसीआई जो कि सरकार के अंतर्गत आती है, वो इनसे अनाज ले लेती है। ठीक है, कई बार, लेकिन ज़्यादातर ये लोग मंडी में ही बेचते हैं। लेकिन किसानों की ओर से ये भी आरोप लगता आया है कि एफसीआई जो भारत सरकार की है, वो क्या करती है कि लेट से अनाज लेती है और हमें मजबूरन बेचना पड़ता है मंडी में, और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यही वजह रहा है कि ये लोग कानून का मांग करने लगे। लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी समझना होगा कि कुछ किसानों की ओर से भी षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा मैं शक के दायरे में कह सकता हूं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि स्वामीनाथन की ओर से भी उस दिनों यही कहा गया था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, लेकिन ये लोग इतना चालाक हो गए कि एमएसपी जिन जिन अनाजों पे मिलने लगे, वही अनाज ये लोग ज़्यादातर उगाने लगे और भारत का ये लोग खास राज्य बनने लगे कृषि के मामले में। आपको बता दूं कि शुरुआत में सिर्फ एकमात्र गेहूं के ऊपर एमएसपी दी जाती थी। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि सरकार को भी ये पता चलने लगा, बेटा वोट के लिए चाहिए अनाज के ऊपर जो ज़्यादा आबादी रहते हैं निर्भर, उन्हें अट्रैक्ट करना। ऐसे में किसानों को उन दिनों का क्या, अलग अलग, मैं किसी पार्टी को क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इसका मौका का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बता दूं, भारत के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक मुनाफा अगर कोई राज्य कमाता है वहाँ की किसान, तो वो पंजाब, हरियाणा के किसान होते हैं। और एमएसपी जो दी जाती है ना, उसमें से मात्र 6% किसानों को दी जाती है। और उस 6% के अंतर्गत जो लोग किसान आते हैं, वो वही किसान होते हैं जिनके पास जमीन ज़्यादा, और जमीन के मामले में भी पंजाब, हरियाणा के किसान ही सबसे ज़्यादा है। तो बाकी भारत के जो अलग अलग राज्यों में किसान जो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे हैं, उन्हें वो चीज़ प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो ये भी एक तरह से षड्यंत्र देखने को मिलता है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा का किसान ही ज़्यादातर प्रोटेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे भाई साहब, 1900 मैंने कह दिया या मूर्खता होगी ये कहना। 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर मैं बताऊं ना, तो भारत के बाकी राज्यों से 40%, वहीं मात्र 2 राज्य पंजाब, हरियाणा से 80% एमएसपी वाली अनाज दे दी जाती है और सरकार इन्हीं से ले लेती है। ठीक है, या फिर ये लोग इस रेट में बेच देती है। वहीं यूपी, तेलंगाना, आंध्रा की ओर भी देखें तो ये लोग भी उन परसेंटेज के तुलना में 40% आते हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नज़र नहीं आता है कि भाई साहब हरियाणा, पंजाब ही क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्या ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। हालांकि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि ये सरकार को या फिर अलग अलग दलों को ये पता चलने लगा, तब ये राजनीतिक मुद्दा में भी सामने आने लगा। यही वजह है कि आज अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पीछे में बताया कि एमएसपी मात्र उस टाइम गेहूं में दिया जाता था 1 पीस ओनली, लेकिन अब एमएसपी के अंतर्गत देखो तो करीब 22 अनाज को ऐड कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उन किसानों को लुभाता है, अपने ओर आकर्षित करता है। हमेशा राजनीतिक वोट के मामले में इसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक बैंक के रूप में उपयोग करते आई है अलग अलग दलों के दिग्गज नेताओं की ओर से चुनाव के टाइम में। इस बार भी गजब, मतलब 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुका है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की ओर से ये कह दिया जाए कि भाई साहब मैं कर दूंगा, मुझे लाओ सरकार में। ऐसा भी हो सकता है, एक बड़ा संख्या उन्हें वोट दे सकता है, लेकिन इससे हमारे विदेश व्यापार पे भी काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा अगर एमएसपी को लाया जाता है तो ये भी एक खास बात हो जाता है। साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से मीडिया के सामने यह स्पष्ट करा दिया गया कि जिस चीज़ की मांग की जा रही है एमएसपी को एक तरह से मतलब अब निर्णय करें, तय करें, हमें एक तरह से गारंटी दें या फिर कानून बना दें, तो ये केंद्र सरकार इसके ऊपर विचार करेगी, दोनों पक्षों को देखेगी, ऐसा कुछ आश्वासन दे दी गई है। उसके बावजूद भी अभी तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। वो लोग दिल्ली की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। कई बार उनके ऊपर टॉर्चर भी की जा रही है, गैस वैसे फेंका जा रहा है, ठीक है, इत्यादि। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं।
होंगे यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।